हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। कृषि भारत का एक प्रमुख भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में लगभग 2/3 जनसंख्या जो है ये कृषि कार्य में लगी हुई है। भारत में हम देखते हैं जो कृषि है, कृषि किस में आता है। कृषि हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। जो प्राइमरी एक्टिविटी है उसके अंतर्गत कृषि आता है। और कृषि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे उद्योग भी हमारा ये कृषि पर ही डिपेंड होता है, क्योंकि हमें इससे क्या होता है, कच्चा माल प्राप्त होता है। जैसे जो सेकेंडरी सेक्टर है हमारा, ये प्राइमरी सेक्टर पर ही बेस्ड होता है। तो आगे तो कृषि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें हम देखेंगे कि कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं, कृषि के अलग अलग टाइप्स भी हैं। जैसे हम देखते हैं कृषि को, हम जैसे एक है हमारा प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या होता है? एक है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरा होता है हमारा गहन निर्वाह कृषि। और गहन यहाँ पे होगा, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे गहन एक होता है वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, गहन जीविका कृषि और एक होता है वाणिज्यिक कृषि। तो हम पहली बात हम देखेंगे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि ये क्या होता है। जैसे नाम से हमें पता चलता है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि मतलब जो प्रारंभ में पुराने ज़माने में जो जनजाति लोग होते थे वो इस टाइप का कृषि करते थे। अभी भी किसी किसी राज्यों में इस टाइप की खेती की जाती है। इसमें हम जनरली क्या होता है कि जो जनजाति होते थे वो क्या करते थे कि आदिम कृषि, जैसे पुराने जो परंपरागत जो औजार होते थे उनका प्रयोग करते थे। जैसे लकड़ी के हल हो गए, डाव हो गए, खुदाई करने वाली छड़ी। और बेसिकली इसमें जो परिवार के जो उनके लोग जो अपने समुदाय के परिवार के लोग होते थे वही इसमें मिलजुल कर काम करते थे। और ऐसी खेती ज़्यादा करके प्रकृति पर बेस्ड होती थी कि वर्षा होगी तो खेती होगी, अगर वर्षा नहीं हुई तो खेती नहीं होगी। ऐसे ही खेती में एक खेती काफ़ी प्रसिद्ध है जिसको हम जानते हैं स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं, या कहें तो कर्तन दहन प्रणाली के नाम से हम भी जानते हैं। कर्तन दहन प्रणाली जैसे हम यहाँ देखते हैं, कर्तन दहन प्रणाली इसके नाम से जानते हैं। जैसे इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से इसे जानते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है, मतलब हम क्या करते हैं इसमें, पहले तो हम जैसे क्या करते हैं पेड़ों को जाके काटते हैं। जो पुराने ज़माने में क्या होता था, पेड़ जाते थे जनजाति वहाँ पे, जहाँ पे पेड़ होते थे उन्हें काटा जाता था। काटने के बाद वहाँ पे उसको जलाया जाता था, मतलब स्लैश करके बर्न किया जाता था, जलाया जाता था। जलाने के बाद और उस पर खेती की जाती थी। ऐसे में अब क्या है, जब उसमें खेती तब तक ही की जाती थी जब तक वो उपजाऊ है। जैसे ही उसकी उपजाऊ भूमि वहाँ की ख़त्म हो जाती थी, वहाँ से लोग उसे छोड़कर फिर दूसरी जगह पर खेती करते थे। इसलिए इसे स्थानांतरित किसी भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से हम जानते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे इसी को हम झूम की खेती भी कहते हैं। उत्तर पूर्वी और असम राज्य, असम जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ पे हम इसे, ये जो हमारा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है इसे झूम कृषि भी कहा जाता है। मणिपुर में इसे क्या बोलते हैं, पामलू। मणिपुर में पामलू बोलते, छत्तीसगढ़ के बस्तर में एवं अंडमान निकोबार में इसे दीपा के नाम से जाना जाता है ये एग्रीकल्चर को। आगे आते हैं झूम की कृषि। जैसे हम अलग अलग देश में इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जैसे हमने झूम देखा, फिर उसी को हम देखते हैं इसे मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसे क्या कहते हैं, मिल्पा कहा जाता है। वही हम ब्राज़ील में देखते थे, ब्राज़ील में क्या कहते हैं, रोका कहा जाता है। और वियतनाम में हम देखें, वियतनाम में रे कहा जाता है। तो हमें ये सब याद रखना है। पहली बात, मैक्सिको अमेरिका में हम क्या बोलते हैं, इसे हम मिल्पा। मैक्सिको में क्या बोलते हैं, मिल्पा। ये याद रखना। ब्राज़ील में क्या बोलते हैं, रोका। वियतनाम में क्या बोलते हैं, रे। ठीक है, और जैसे हम देखते हैं मध्य प्रदेश में वेबर, मतलब इतना ही हमें याद रखना है।
मैक्सिको में क्या बोलते हैं यहाँ पे मिल्पा, वेनेजुएला में क्या बोलते हैं कानूगो, ब्राज़ील में क्या बोलते हैं रुका, और इंडोनेशिया, इसमें ये इंडोनेशिया भी याद रखेंगे, इंडोनेशिया में क्या बोलते हैं लदांग, वियतनाम में क्या बोलते हैं इसे रे के नाम से जाना जाता है। ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये जितने भी नाम हैं आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे आते हैं। हमने देख लिया कि जीविका प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या होता है। अब आते हैं हम गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि उसे कहते हैं जो कृषि, जैसे आप इसमें क्या होता है जहाँ पे जनसंख्या का दबाव भूमि पे ज़्यादा होता है वहाँ पे इस टाइप की एग्रीकल्चर किए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जनसंख्या का दबाव ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा उत्पादन करने के लिए क्या करेंगे, ज़्यादा वहाँ पर रसायन का प्रयोग करेंगे, उर्वरक का प्रयोग ज़्यादा करेंगे, खाद ज़्यादा लगाएंगे और सिंचाई का प्रयोग भी ज़्यादा करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, उपज वहाँ पे ज़्यादा होगी। तो इस टाइप की खेती वहाँ पे की जाती है जिसे हम बोलते हैं गहन जीविका निर्वाह कृषि। मतलब ये जीविका चलाने के लिए हम इसको गहन तरीके से करते हैं। नेक्स्ट आगे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि जैसे नाम से ही पता चलता है, मतलब ये जो वाणिज्य है मतलब वाणिज्य के लिए, व्यापार के लिए किया जाता है ये खेती। बेसिकली हम इसमें देखते हैं, इसमें एक कृषि काफ़ी फेमस है, इसको रोपण कृषि के नाम से जानते हैं व्यापार में। तो रोपण कृषि में हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि हम पहले जो उसको वहाँ पे बीज को रोपा जाता है और उस टाइप की जो खेती हो तो उसे रोपण कृषि में बोलते हैं। जैसे रोपण में क्या होगा, भारत में चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना ये सब क्या आता है, रोपण कृषि में आता है। तो ये इसमें, और ये क्या होता है वाणिज्य कृषि इसलिए है क्योंकि इसमें क्या होता है हम इसे बेचने के उद्देश्य से केयर करते हैं, मतलब व्यापार के उद्देश्य से करते हैं। हम बात करें जैसे असम, उत्तरी बंगाल, इस समय क्या होता है चाय ज़्यादा किया जाता है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कॉफ़ी की पैदावार ज़्यादा की होती है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा कि जो वाणिज्य कृषि क्या होता है। तो अभी तक हमने समझा कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या होता है, गहन जीविका कृषि क्या होता है और वाणिज्यिक कृषि क्या होता है। नेक्स्ट आगे आते हैं, हम सीजन के आधार पर देखें तो हमारे जितने भी फसल है इन सभी फसलों को अलग अलग ऋतुओं के आधार पर बांटा गया, सीजन के आधार पर बांटा गया है कि कौन कौन सी ऋतु में कौन कौन से फसल बोए जाते हैं। तो उसको भी देख लेते हैं। जो सीजन के आधार पर हम देखते हैं कि हमें 3 टाइम में बांटा गया है। पहला बांटा गया है रबी फसल, दूसरा है खरीफ और तीसरा कौन सा है जायद। तो रबी फसल की बात करते हैं तो रबी में वो फसल आते हैं जैसे जो फसल अक्टूबर से दिसंबर में जिनकी बुवाई की जाती है और कटाई कब की जाती है, अप्रैल से जून। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ अक्टूबर से दिसंबर में जिसकी बुवाई की जाती है और ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून में जिसकी कटाई की जाती है, ये इसमें आते हैं रबी फसल में। रबी फसल में हम देखते हैं जैसे अलग अलग टाइप के फसल होते हैं, गेहूँ, जौ, मटर, चना, ये सब क्या होता है, ये ठंडी शीत ऋतु में बोई जाती है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रबी फसल है ये सभी। हम देखते हैं जो गेहूँ है, ऐसी फसल जो ये सब है पंजाब हरियाणा ये सब में बोई जाती है, देखते हैं। फिर उसके बाद आता है खरीफ फसल। खरीफ फसल को हम देखते हैं कि ये सितंबर अक्टूबर में ये मानसून के आगमन के साथ इसको बोया जाता है। जैसे मानसून आती है और सितंबर अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। तो सितंबर अक्टूबर जून जुलाई में इसको बोया जाएगा, ठीक है, अप्रैल जून में। और इसे क्या करेंगे, सितंबर अक्टूबर में हम काट लेंगे। अब ये खरीफ फसल में कौन कौन से आते हैं, खरीफ फसल में हम देखते हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सभी सब किस में आते हैं, हमारे खरीफ फसल में आता है। अब बात करें हम जायद फसल की बात करें तो जायद फसल वो होते हैं जो रबी और खरीफ फसल के बीच में जो बाकी का समय बचता है उसमें हम क्या बोते हैं, जायद फसल बोते हैं। जायद फसल में जैसे हम क्या बो सकते हैं, तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियां और कुछ चारे उरे अपने जानवरों के लिए जो बोते हैं ये सब किस में आ जाते हैं, हमारा जायद फसल में आता है। तो अभी तक यहाँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि सीजन के आधार पर जो ऋतु के 3 ऋतुओं में बांटा गया है फसलों को, रबी फसल, जायद फसल और खरीफ फसल। आते हैं अब कुछ फसल को हम ऐसे भी बांट सकते हैं, जैसे कुछ फसल हो जैसे हमारा क्या हो गया खाद्य फसल होते हैं, ऐसे बांट सकते हैं खाद्य फसल और
कुछ ऐसे फसल हो गए जो अखाद्य फसल है, मतलब जैसे हम नकद फसल, जैसे खाद्य फसल, नकदी फसल और एक बागवानी फसल, 3 टाइप के फसल में हम इसे बाँट सकते हैं। खाद्य फसल वह होता है जैसे हम खाने के उद्देश्य से इसको करते हैं, चावल, गेहूँ, मक्का ये सब हो गया। नकदी फसल जो बेचने के उद्देश्य से करता है, जैसे नकदी फसल में कौन सा आ गया, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, ये सब क्या नकदी फसल में आया। और तीसरा क्या होता है हमारा, बागवानी फसल। बागवानी फसल में क्या होगा, जैसे हम बागवानी लगाते हैं, जैसे फल की बागवानी हो गई, फूल की बागवानी हो गई, सब्जियों की बागवानी हो गई, तो ये बागवानी फसल में आते हैं। तो इन सभी फसल को हमने इस टाइप के आधार पर ही बाँट सकते हैं, खाद और नकदी और बागवानी में बाँट सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा, उस वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्रमुख फसल है जैसे चावल, गेहूँ, इन सभी को कितने उपजाने के लिए हमें कितनी तापमान की ज़रूरत होती है, कितनी वर्षा की ज़रूरत होती है, और सबसे ज़्यादा इस सब के जैसे चावल है, इसका सबसे ज़्यादा पैदावार सबसे ज़्यादा कौन करता है, उसके बारे में हम देखेंगे। ये आप नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो आप, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।